Tej Anand. Good morning, dear student. My name is Professor Dheeraj Jain, Assistant Professor in Mechanical Engineering Department, SIRT Bhopal. Today I am going to deliver the topic of stress strain diagram for ductile material as well as brittle material. This topic is very important for mechanical engineer as well as civil engineer. तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस टॉपिक को पर्टिकुलर पढ़ क्यों रहे हैं, इस टॉपिक की क्या जरूरत है जो सिविल इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर दोनों पढ़ते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पर्टिकुलर कोई मटेरियल जब आप पिक करते हो तो उस मटेरियल के बारे में ये पता करना बहुत जरूरी है कि वो कितना फोर्स बियर कर सकता है, वो मटेरियल टूटेगा कब, कितना लोड में उसको दे सकूं जिससे वो सेफ कंडीशन में रहे और टूटे नहीं। और अगर टूट रहा है तो कितने लोड पर टूट रहा है जिससे उससे नीचे के लोड पे मैं उसका यूज कर पाऊँ। तो इस पर्टिकुलर मटेरियल की, डक्टाइल मटेरियल की या ब्रिटल मटेरियल की टेस्टिंग जिस पर की जाती है उस मशीन का नाम है यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। यूनिवर्सल नाम इसलिए दिया गया है उस मशीन को क्योंकि उसमें टेंसाइल टेस्ट, कंप्रेशन टेस्ट, बेंडिंग टेस्ट, टॉर्सनल टेस्ट, काफी सारे टेस्ट आप एक ही मशीन पर लगा सकते हो। इसीलिए उस मशीन का नाम बना है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ये स्वम लैब में अक्सर देखी जा सकती है। मैकेनिकल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर इस पर टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं और एक ग्राफ निकल के आता है जिसे बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। डक्टाइल बर्ड जो है वो पर्टिकुलर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी को अगर डिफाइन करना हो तो उसका एक सिंपल डेफिनेशन है कि मटेरियल को अगर वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर सको, इतना खींच सके मटेरियल को कि वो वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है डक्टिलिटी। और ब्रिटलनेस भी एक मेटल मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसमें आप सडन लोडिंग करते हो वो तुरंत फ्रैक्चर हो जाता है, थोड़े से ही लोड में मटेरियल ब्रेक हो जाए या टूट जाए तब इसकी प्रॉपर्टी कहलाती है ब्रिटलनेस। तो मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। तो हियर वी कैन सी दैट व्हाट इज स्ट्रेस। बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन में डायग्राम बनाना है तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को दोनों को समझना बहुत जरूरी है अपने लिए। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेस बताना चाहूंगा। स्ट्रेस का सिंपल फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, जैसे प्रेशर का भी होता है अप्लाइड लोड या अप्लाइड फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन स्ट्रेस बेसिकली अगर प्रेशर से डिफरेंशिएट करना है तो मटेरियल को जब मैं खींचता हूँ, टेंसाइल लोड लगाता हूँ उस पर, आप इसमें देख भी रहे होंगे बार इन कंप्रेशन बार इन टेंशन, दो तरह की लोडिंग पर्टिकुलर मटेरियल पर की जाती है। तो मटेरियल को जब खींचा जाता है या पुल किया जाता है या पुश किया जाता है तो उसके जो इंटरनल मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल लेवल पे जो लेयर्स होती हैं वो आपस में दूर दूर शिफ्ट होना स्टार्ट कर देते हैं। जब जितना वो दूर दूर जाते हैं उसी हिसाब से मटेरियल ब्रेक होता जाता है। तो अंदर इंटरनल फोर्स जो लग रहा है उस पर्टिकुलर लेयर पर, उस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पर, उस पर्टिकुलर टर्म को बोलते हैं स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का नॉर्मल फॉर्मूला हो जाता है फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स को आप न्यूटन में मेजर करते हो और एरिया मीटर स्क्वायर या एमएम स्क्वायर में ले सकते हैं। तो इसकी यूनिट बनती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। और 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है 1 पास्कल। 1 किलो पास्कल को 1000 पास्कल, 1 मेगा पास्कल को 10 to the 6 पास्कल, ये सब यूनिट कन्वर्जन है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से आते होंगे। फिर इसमें दिया हुआ है नॉर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस ही होती हैं जो आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे। जब मैं कंप्रेशन कर रहा हूँ पर्टिकुलर बार को, रॉड को, तो आपने देखा होगा दो इक्वल अपोजिट फोर्स लग रहे हैं जो पर्टिकुलर मटेरियल को पुश कर रहे हैं। और दूसरे वाले केस में आप देख रहे होंगे दो लोड में इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, लेकिन इस कंडीशन में मटेरियल पुल हो रहा है, खिंच रहा है ना। जब खिंचता है मटेरियल तो टेंसाइल फोर्स बोलते हैं, जब मटेरियल कंप्रेस होता है, दबता है, तब उसे कंप्रेसिव लोड बोलते हैं। इन दोनों तरह की टेस्टिंग इस यूटीएम पे की जाती है। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन बेसिकली डेफिनेशन अगर देखा जाए तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है। बेसिकली अगर मैं मटेरियल को खींच रहा हूँ, टेंसाइल लोड लगा रहा हूँ, तो स्टार्टिंग में रॉड का लेंथ कुछ अलग होगा और जब वो खिंच जाएगा तब लेंथ में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा। तो पर्टिकुलर चेंज जो आएगा उसको मैं आपको यहाँ डेल से समझा रहा हूँ कि देखो डेल जो है वो चेंज इन लेंथ है। तो इसका नॉर्मल फॉर्मूला बन जाता है एप्सिलॉन इक्वल टू डेल एल अपॉन एल, चेंज इन लेंथ जो हुई और ओरिजिनल लेंथ क्या थी बिफोर द टेस्ट और आफ्टर द टेस्ट क्या चेंजेस आए उसमें, इनका रेशियो ही स्ट्रेंथ कहलाता है। तो यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है। और इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी भी है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल और लीनियर स्ट्रेन आता है कि आप
मटेरियल अगर आप कंप्रेस कर रहे हो तो मटेरियल की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, आप उसको टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो तो मटेरियल की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट स्लाइड इज रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर डायग्राम का। जब भी मैं रिलेशन की बात करता हूँ स्ट्रेस और स्ट्रेन की, जब मैं मटेरियल को खींचना स्टार्ट करता हूँ यूटीएम मशीन में, तो स्टार्टिंग में स्ट्रेस और स्ट्रेन बराबर चेंज होते हैं। जितना मैं उसको खींचूंगा, जितना स्ट्रेस उस पर आएगा उतना ही स्ट्रेन आएगा। मतलब जितना वो स्ट्रेस आ रहा है, जितना उस पर फोर्स लग रहा है, उतना ही वो खिंचता भी जा रहा है। तो जीरो से लेके आप देख रहे होंगे ए पॉइंट तक पूरा हुक्स लॉ फॉलो होता है। हुक्स लॉ आपने पढ़ा भी है। हुक्स लॉ क्या होता है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। तो जितना मैं स्ट्रेस बढ़ाऊंगा उतना ही स्ट्रेन बढ़ेगा। जितना मैं स्ट्रेस बढ़ाऊंगा, हर पॉइंट पे आप स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू सेम पाओगे, सेम चेंज पाओगे। तो इसका जब रेशियो निकाला जाता है तो ई निकल के आता है। ई बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन। मैथमेटिकली पहले भी ये लिखा हुआ है। और आपने यहाँ पे वैल्यू भी देख रखी होंगी। ई की वैल्यू पर्टिकुलर आयरन के लिए 210 इंटू 10⁻9 लिखा हुआ है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर स्टील। स्टील के लिए ई की वैल्यू अलग है। हर मटेरियल के लिए यंग मॉडुलस की वैल्यू अलग अलग होती है। ये टेस्ट से अपन को निकल के आती है। तो स्ट्रेस आपका वाई एक्सिस पर है और स्ट्रेन आपका एक्स एक्सिस पर है। इसके आगे भी पूरा कर्व पढ़ते हैं कि कैसे कर्व ड्रॉ होता है और क्या क्या उसमें हो रहा है। तो सबसे पहले आप देखोगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में एक्स पर आपका स्ट्रेन है, वाई पर आपका स्ट्रेस है, इन दोनों के बीच में रिलेशन बन रहा है। तो जब मैं मटेरियल को खींचना स्टार्ट करता हूँ, मशीन को ऑन कर देता हूँ, तो मटेरियल स्टार्टिंग में जो पॉइंट है, सबसे पहले पॉइंट को बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब यही था जो आपको मैंने पिछली वाली स्लाइड में बताया था। जहां तक हुक्स लॉ फॉलो हो, वो पर्टिकुलर पॉइंट ए पॉइंट कहलाता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। मतलब स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। ये आप इसमें देख पाओगे, स्टार्टिंग में रन और राइज लिखा हुआ है बराबर से। यंग यील्ड स्ट्रेंथ से पहले पहले तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी फॉलो होती। इसके बाद आप देखोगे, उसी के बाद थोड़ा आगे चलते हैं तो एक इलास्टिक पॉइंट आता है, इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट एक ऐसे लिमिट है जहां तक मटेरियल इलास्टिक फॉर्म में रहेगा। मतलब अगर मैं मटेरियल को खींचा है और मैं लोड को रिमूव कर दूंगा तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में मैं स्प्रिंग का एग्जांपल लूँ, स्प्रिंग को थोड़ा खींचूंगा और लोड को रिलीज कर दूंगा तो फिर से मटेरियल या स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। फिर और थोड़ा सा लोड लगाऊंगा, खींचूंगा, फिर से मटेरियल ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन एक समय के बाद मैं उसको ज्यादा खींच दूंगा तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाएगी, उसका शेप ही चेंज हो जाएगा। तो जब शेप चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन में मटेरियल चला गया है, ओरिजिनल रीजन, ओरिजिनल कंडीशन अपनी रिगेन नहीं कर पा रहा है। तो इलास्टिक पॉइंट तक अगर मटेरियल अपना ओरिजिनल पोजीशन रिगेन कर लेता है, लेकिन इलास्टिक रीजन के बाद वो प्लास्टिक रीजन में चला जाता है और परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें आ जाता है। तो इलास्टिक लिमिट आपका यही शो कर रहा है कि ये पर्टिकुलर इलास्टिक लिमिट कहाँ तक है। तो इलास्टिक लिमिट आप देख रहे हैं कि यहाँ तक था लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसके थोड़ा ही आगे रहता है इलास्टिक रीजन, जिसे बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। यहाँ पे भी आप स्ट्रेस और स्ट्रेन की कंडीशन देख सकते हैं कि स्ट्रेन मेरा कितना है और स्ट्रेस मेरा कितना है। एक्स और वाई पे आप अपना पॉइंट निकाल सकते हैं उस मशीन के थ्रू। फिर और आगे जब मटेरियल को खींचना स्टार्ट करते हैं अपन, तो मटेरियल को कंटिन्यूस टेंसाइल लोड लगा रहे हैं। वी आर अप्लाइंग कंटिन्यूसली द टेंसाइल लोड ऑन दैट मटेरियल, पर्टिकुलर मटेरियल। तो आप देख रहे हैं प्रोपोर्शनल लिमिट यहाँ तक हो गई। अब इलास्टिक लिमिट के बाद जब आप आगे बढ़ते हो तब पॉइंट आता है यील्ड पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यील्डिंग। मटेरियल की यील्डिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप देख रहे हो कब थोड़ा सा नीचे की तरफ जाने लगा है, कब थोड़ा सा नीचे जाएगा। इसका मतलब ये है कि यील्डिंग पॉइंट जब आता है मटेरियल का, तो आप वहाँ देखते हो स्ट्रेस बहुत कम बढ़ रही है और स्ट्रेन में काफी चेंज आ जाता है। तो आप देखेंगे स्ट्रेन जो एक्स एक्सिस पे है उसमें काफी सारा चेंज दिखेगा। जब आप इस डायग्राम, इस पर्टिकुलर पोर्शन पे लाइन यहाँ ड्रॉ करेंगे स्ट्रेस की साइड, तो स्ट्रेस में बहुत कम चेंज आएगा लेकिन स्ट्रेन ज्यादा बढ़ेगा। मतलब मटेरियल इलोंगेट ज्यादा होगा, खिंचेगा आप ज्यादा, और पर्टिकुलर फोर्स उसमें लिमिटेड अप्लाई होगा। तो yield point is the point on a stress strain curve that indicate the limit of elastic behavior and the beginning of plastic behavior। यही ऐसा पॉइंट है जब इलास्टिक लिमिट खत्म होती है और मटेरियल की हार्डनिंग या स्ट्रेन हार्डनिंग या पर्टिकुलर प्लास्टिक बिहेवियर उसका स्टार्ट हो जाता है। मटेरियल अब प्लास्टिक रीजन में आ चुका है। इसका मतलब यही है कि मटेरियल में क्रैक आना स्टार्ट हो गए हैं, मटेरियल इलोंगेट होना स्टार्ट हो गया है। अब मटेरियल में परमानेंट डिफॉर्मेशन आएगा ही आएगा, बिकॉज यील्डिंग पॉइंट इज स्टार्टिंग नाउ, है ना। तो और फर्दर लोडिंग करते चलते हैं तो एक थोड़ा सा कर्व नीचे गया था, फिर से कर्व ऊपर बढ़ना स्टार्ट होता है।
और स्ट्रेस की वैल्यू भी बढ़ती है, स्ट्रेन की वैल्यू भी बढ़ती है, और एक नेक जनरेट होने लगती है, जो आपको मैं नेक्स्ट डायग्राम में बताऊंगा कि कैसे नेकिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जो इस पीछे लिखा हुआ है नेकिंग। तो नेकिंग जब यील्ड स्ट्रेंथ के बाद आप फर्दर लोडिंग करते हो तो एक पॉइंट आता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। अल्टीमेट पॉइंट आ जाता है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। अल्टीमेट पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेस आप फाइंड आउट कर सकते हो कि हाँ मटेरियल ज्यादा से ज्यादा इतना लोड ले सकता है। जो भी अल्टीमेट स्ट्रेंथ के पॉइंट पर सबसे ऊपर जो कर्व का हाई पॉइंट है, वहां तक जो भी वैल्यू आती है वो पता पड़ जाता है उसको कि पर्टिकुलर आपका मटेरियल मैक्सिमम लोड कितना ले सकता है। फिर फिर इसके आगे और कंटिन्यूस लोडिंग करते हैं। अब मटेरियल परमानेंट डिफॉर्मेशन में आ गया है, उसका ब्रेक होना टूटना उसका निश्चित है। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर पॉइंट आता है फ्रैक्चर पॉइंट। फ्रैक्चर पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर मटेरियल पूरी तरह से ब्रेक हो जाता है, दो टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाता है। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, स्टार्टिंग में जो गेज लेंथ थी, यहाँ पे ही चेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। ये जो गेज लेंथ है और जो पर्टिकुलर स्पेसिमेन बना हुआ है, यही स्पेसिमेन को आप यूटीएम में फिट करते हैं और टेंसिल टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिलता है। तो फ्रैक्चर पॉइंट के बाद आप देख रहे हो मटेरियल में नेकिंग बन गई है, मटेरियल का एरिया कम होने लग गया है और लेंथ बढ़ने लग गई। ओरिजिनल लेंथ कुछ और थी और आप आफ्टर टेस्ट ओरिजिनल लेंथ कुछ और है। तो चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ का ही फॉर्मूला स्ट्रेन में अप्लाई होता है कि कितना लेंथ चेंज हुआ है, कितना इलॉन्गेशन मटेरियल में आया है। तो इस पर्टिकुलर फिनोमिना को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। और ये पूरा डायग्राम बताता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में। तो आई होप आपको ये स्ट्रेस स्ट्रेन की रिलेशनशिप समझ में आई होगी। कहाँ इलास्टिक रीजन है, कहाँ प्लास्टिक रीजन है, कहाँ प्रोपोर्शनल लिमिट है, यील्ड पॉइंट कहाँ है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहाँ है और फ्रैक्चर पॉइंट कहाँ है। ये ब्लैक स्पॉट जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट आपको शो कर रहे हैं कि पर्टिकुलर जो स्टार्टिंग है और एंड कहाँ पर हो रहा है, मटेरियल में क्या क्या चेंजेस आते जा रहे हैं। तो ये डायग्राम पूरी तरह से डक्टाइल मटेरियल के लिए है कि डक्टाइल मटेरियल मतलब माइल्ड स्टील। अगर इसका एग्जांपल कोई पूछे तो आप बता सकते हैं माइल्ड स्टील इज अ डक्टाइल मटेरियल। माइल्ड स्टील की रॉड को मैंने लिया हुआ है और मैं टेस्ट लगा रहा हूँ, तो उसके साथ जो कर्व बन रहा है वो ये बन के आता है। और ब्रिटल मटेरियल के लिए नॉर्मली आपका जो कर्व बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है 945 डिग्री के साथ, और उसी पे सारे पॉइंट आपको मिल जाते हैं। क्योंकि ब्रिटल मटेरियल को आप जैसे ही लोड लगाना स्टार्ट करते हो वो थोड़ा सा ही लोड बियर कर पाता है और टूट जाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा ब्रिटल है, वो थोड़ा सा वीक है एज कम्पेयर टू माइल्ड स्टील। तो उसमें एक सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, उसी पर सारे प्रपोर्शनल लिमिट, यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट एक साथ मिल जाते हैं। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। सेज आनंद।